friends, today we are going to discuss Inside the Haveli section 2 part 1। सीता और विजय वैसा के जन्म को 5 साल बीत चुके हैं। जीवन निवास हवेली में अब सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। उसकी दीवारों का रंग भद्दा हो रहा है और लोहे के दरवाजों में जंग लगने के कारण वो भी कमजोर पड़ते जा रहे हैं। संग्राम सिंह जी और भटियाणी जी की डेथ हो चुकी है। संग्राम सिंह जी की डेथ के बाद जीवन निवास हवेली में एक और बच्चे ने जन्म लिया है जिसका नाम रखा जाता है विक्रम सिंह, जो कि गीता का बेटा है। धापू ने अपना पूरा कंसंट्रेशन उसी की देखरेख में लगा रखी है। पारी और कमरानिसा बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन उनकी आवाज़ अब भी बहुत स्ट्रांग है और वो अपने कार्य करने में परफेक्ट है। भगवत सिंह जी की पत्नी लक्ष्मी को नहीं भूल पाई है। कारण है कि उदयपुर में बार बार में उसके बारे में चर्चाएं चलती रहती हैं। इसीलिए कमरानिसा ने पारी और ख्याली को एक बार फिर से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा और उन्होंने पता किया कि अब वो वहाँ पर पानवाले के यहाँ पर नहीं रहती हैं। वो एक अच्छी रेपुटेड लाइफ जी रही हैं और एक दर्जी के यहाँ पर नौकरी करती हैं। कुछ समय पहले वो अपने भाई के यहाँ पर गई थी, लेकिन उसके भाई ने वहाँ पर रखने से मना कर दिया, इसलिए वो वापस उदयपुर में लौट करके आ गई थी। कमरानिसा को इस बात से खुशी थी कि लक्ष्मी अब उदयपुर में ही रह रही है। लक्ष्मी को जीवन निवास हवेली छोड़े हुए 5 साल हो गए थे। अब सीता की देखरेख बाकी नौकरों और कमरानिसा पर ही निर्भर करती थी। सभी लोग सीता से बहुत प्रेम करते थे। गीता भी हवेली के रीति रिवाजों के अनुसार अपने आप को ढाल रही है। वहाँ के रीति रिवाजों को अब वो पसंद करने लगी है और रीति रिवाजों के अनुसार कार्य करने लगी है। भगवत सिंह जी की पत्नी अपने भाई गोपाल सिंह जी के यहाँ पर चली जाती हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था, इसलिए वो मिलने के लिए वहाँ पर जाती हैं। उनके जाने के बाद में हवेली की सारी जिम्मेदारियां गीता पर आ जाती हैं और शरद पूर्णिमा की रात्रि को लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें पारी कहती हैं कि जब कमरानिसा यहाँ पर रहते हैं तो सारी रात्रि पर कोई नहीं सोता है। हंसते हंसते ही रात बीत जाती हैं और कई प्रकार के उत्सव वहाँ पर मनाए जाते हैं। गीता एक एजुकेटेड और मॉडर्न लड़की है, इसलिए उसे यह सब कुछ करना पसंद नहीं है। इसलिए गीता कहती हैं कि धापू ठीक कहती है, कमरानिसा के बिना हवेली सुनी सुनी लगती है। सभी नौकरानियां लक्ष्मी पूजन के लिए तैयार हो जाती हैं और रात्रि को लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन के बाद में जब गीता अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी धापू उससे कहती हैं, बीननी जी, क्या आपको पता है कमरानिसा गोपाल सिंह जी के यहाँ पर क्यों गई है? गोपाल सिंह जी के 2 पत्नियां हैं। जब पहली पत्नी की डेथ हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने अपनी साली को रख लिया था। पहली पत्नी से उनको एक लड़का हुआ था और दूसरी पत्नी से 2 लड़के। अब उनको ये विश्वास नहीं है कि एक सौतेली माँ एक न्यायपूर्ण तरीके से उनका बंटवारा करेगी, इसीलिए वो वहाँ पर गई है। चैप्टर 1 में यही सब डिस्क्रिप्शन दिया है, एक तरह से रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। चैप्टर 2, लक्ष्मी पूजन के कारण सभी लेट नाइट को सोए, लेकिन गीता यूजुअली जो उठती थी उससे पहले उठ चुकी हैं और कुछ कार्य कर रही है। विजय बैसा भी उठ करके तैयार हो चुकी हैं, लेकिन सीता अभी तक सो रही है। गीता अचानक से चंपा की आवाज़ सुनती है। वो सीता को डांट रही थी, सीता तुम क्या अपने आप को जीवन निवास की भाभी मालकिन समझती हो जो इतनी लेट तक सो रही हो? तुम्हें इतने लेट तक सोना नहीं चाहिए। सीता वहाँ से उठती हैं, अपना बिस्तर समेट करके विजय बैसा के बिस्तर के नीचे डाल करके वहाँ से नीचे चली जाती है। चंपा फिर भी बड़बड़ाते रहती हैं कि एक नौकरानी की बेटी है, इसे नौकरों का जीवन जीना है, इसे अभी से कामकाज में हाथ बटाना चाहिए, ये करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए। ये सारी बातें चल रही थी। उसी बीच में पारी भी उसका साथ देती हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, इसे कामकाज पर अब ध्यान देना चाहिए। विजय बैसा तैयार होकर के आती हैं। धापू उससे कहती हैं कि तुम दूध पी लो, लेकिन वो सीता के पास जाकर बैठने की जिद करती है। गीता को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो विजय बैसा को डांट लगाती हैं। धापू कहती हैं कि कार रेडी हो चुकी हैं, तुम फटाफट दूध पी करके चलो, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हैं। तभी विजय बैसा अचानक से कहती हैं कि क्या सीता स्कूल नहीं जा सकती? तो पारी को एक झटका सा लगता है कि सीता के बारे में किस तरीके से ये स्कूल की बात कर रहे हैं। वो कहती हैं कि वो एक नौकरानी की लड़की है और वो स्कूल नहीं जा सकती। तो विजय बैसा कहती हैं कि अगर मैं एक लड़की हूँ और सीता भी एक लड़की है, जब मैं स्कूल जा सकती हूँ तो वो स्कूल क्यों नहीं जा सकती? ठीक है, ऐसा कह करके वो कार की तरफ चली जाती हैं। चंपा फिर से सीता की शिकायत करने लग जाती हैं और पारी और चंपा के बीच में यही डिस्कशन चल रहा है कि इस लड़की को अब कामकाज में हाथ बटाना चाहिए
और एक नौकरानी के तौर तरीके सीखने चाहिए। अल्टीमेटली गीता पारी से पूछती है कि क्या सीता स्कूल नहीं जा सकती। इस बात को सुनकर के उसे और भी झटका लगता है कि गीता भी इस प्रकार की बात कर रही है। वो उसे समझाती हैं कि वो एक नौकरानी की बेटी है और वो स्कूल के अंदर नहीं जा सकती। ख्याली जो कि एक रसोइया है वो इस बात को सुनता है और वो भी इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाता है कि ये लड़की पहले से ही लड़कों के साथ में खेलने में इंटरेस्टेड है, अगर ये स्कूल जाएगी तो परेशानियाँ और बढ़ जाएगी। जब गीता रसोई में खड़े खड़े ये सब बातें सुन रही थी तभी गोकुल जी रसोई में आते हैं और वो कहते हैं कि मालिक आधे घंटे बाद में खाना खाएंगे। गीता के दिमाग में ये बात चलना शुरू हो गई थी कि सीता को किस प्रकार से स्कूल भेजा जाए और वो थोड़ी सी उदास दिख रही थी। इस बात को देखती हैं धापू। इस बात को देख करके उसे एक आइडिया बताती हैं कि बिननी जी आपको ये सब बातें इन औरतों से डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनकी सोच जो है बहुत छोटी है। आप एक काम करना, आपके जो ससुर हैं वो बहुत बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं और उनके सामने ये बात रखना तो शायद आपको इस काम में सक्सेस मिल जाए। जब भगवत सिंह जी खाना खाने बैठते हैं, खाना खाने के बाद में जैसे ही वो उठने वाले थे धापू उनके बीच में अपना प्रस्ताव रखती हैं कि हुकुम, जो बीननी जी हैं उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि क्या सीता को स्कूल भेजा जा सकता है। इस बात को सुनकर के वो कुछ समय सोचते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी हो गई है और हमारे यहाँ पर उदयपुर में लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन गलियों में खेलने से तो अच्छा है कि वो शिक्षा प्राप्त कर ले, स्कूल में जाए कुछ तो वहाँ पर सीखेगी। इस बात को सुन करके गीता भावुक हो जाती हैं और उसकी नज़र में उसके ससुर का सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसने अपने ससुर को इतने अच्छे तरीके से नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पुरुष और स्त्रियाँ बिल्कुल अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रहते थे। यहाँ तक कि गीता अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी कि उसके ससुर कौन है। चैप्टर 3। ठंड का समय था। हवेली के कमरों को गर्म रखना अब कठिन होता जा रहा था, इसलिए गीता ने कमरे की खिड़कियाँ खोल दी, जिससे उसको बाहर की दुनिया दिखी। बाहर की दुनिया को देख करके गीता को एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। वहाँ पर सड़क पर कुछ ठेले वगैरह लगे हुए थे जहाँ पर लोग अपनी सब्जी को, फल फ्रूट्स को जमा रहे थे बेचने के लिए। वाहन आ रहे थे, जा रहे थे। इन सबको देख करके उसे बड़ा अच्छा लगता है। पक्षी गीत गा रहे थे। ये सब सुन करके और देख करके उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी अचानक उसकी बेटी की आवाज़ आती है। वो अक्सर स्कूल के कपड़े पहनते समय इस प्रकार की आवाज़ें निकालती रहती थी। अब गीता के विचार में कई प्रकार के विचार आने लग जाते हैं, जैसे कि विजय बाईसा को तो धापू तैयार कर देती हैं, नौकरानियाँ तैयार कर देती हैं, लेकिन सीता की देखभाल कौन करेगा, उसे कौन समय पर तैयार करेगा, उठाएगा, स्कूल जाने के लिए रेडी करेगा। इन सब के बारे में वो सोच रही थी। तभी उसे पारी की बातों का भी ख्याल दिमाग में आता है कि उसने कहा था कि उन्हें नौकरों के बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनका जीवन एक डिफरेंट टाइप का जीवन होता है। अगर वो उनकी हेल्प ही करना चाहते हैं तो भले उनकी शादी के अंदर दहेज देकर के हेल्प कर दें, लेकिन उनकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करें। इस बात को भी वो वापस से सोच रही थी। तो कई प्रकार के विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। उसने ये भी सोचा कि अब तक तो पिछले 5 सालों से सभी नौकर और नौकरानियाँ उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा बायसनेस फील होगा, डिफरेंस फील होगा कि एक नौकरानी की बेटी को इतना सब कुछ मिल रहा है लेकिन हमें या हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। तो एक असमानता वाली बात हो जाती है और लोग अब उसको इतना प्रेम नहीं कर पाएंगे, बाकी नौकर और नौकरानियाँ उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। और ये सब विचार उसके दिमाग में अपने आप ही आ रहे थे। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और चंपा आकर के कहती हैं, बीनानी जी, पारी ने कहा है कि गोपाल सिंह जी की हवेली में जाने का समय हो गया है। उनकी पहले कुछ बात हो चुकी थी कि भाई वो अपनी सास के पास में यहाँ पर मिलने के लिए जाएगी और वहाँ पर जाने का टाइम हो चुका है। तो गीता इस बात को बिल्कुल भूल गई थी। अब वो जल्दी से साड़ी पहनती हैं, रेडी होती हैं और वहाँ पर जाने के लिए तैयार होती हैं। विजय बाईसा अपनी माँ के पास में आकर के पूछती हैं, भाभी सीता स्कूल कब जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अपनी माँ को भी भाभी संबोधित कर करके पुकारते हैं। राजस्थान में ऐसे कई प्रचलन हैं जहाँ पर भाई, भैया, भाभी ये इस प्रकार से अपने मम्मी पापा को संबोधित करके बोलते हैं। तो वो ऐसा कर करके बोलती हैं तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बिना कुछ कहे हुए कमरे में चली जाती हैं और उसके बाद में वहाँ से रेडी होकर के नीचे आती हैं
पारी के पैर छूती हैं, वो उसे आशीर्वाद देती हैं और उसके बाद में वो वहाँ से रवाना होते हैं। हीरालाल ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उदयपुर की गलियों में से निकल रहे थे। छोटी छोटी सकरी गलियाँ थी। अब वहाँ पर डिफरेंट टाइप के सीन गीता को देखने को मिलते हैं। शायद वो उदयपुर के मार्केट में पहली बार आई थी। नॉवल का नाम भी रखा गया है इनसाइड दी हवेली। इसके अंदर अपने को मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन जो मिला है वो इनसाइड दी हवेली का ही मिला है। और गीता की लाइफ जो थी, सारा लाइफ उसकी पूरी लाइफ इनसाइड दी हवेली ही बीत जाती है। ठीक है, अब बाहर जब वो जाती हैं तो उसे ये सब जो मार्केट का सीन था ये सब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। दुकानों के ऊपर किस प्रकार से भीड़ लग रही थी, लोग बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक सुनार की दुकान आती है। पारी उससे कहती हैं कि ये अपने पर्सनल सुनार की दुकान है, मतलब यहाँ से हमारी हवेली के मैक्सिमम गहने तैयार होकर के जाते हैं। और वो मार्केट के इस सीन को देखते हुए आनंदित होते हुए ओके, ऐसा लग रहा था उसे कि काश ऐसा चलता ही रहे। ओके, और वो बहुत लॉन्ग टर्म की एक जर्नी करें। अल्टीमेटली वो गोपाल सिंह जी के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक छोटी सी गली से गुजरते हुए वो एक दरवाजे के सामने जाकर के खड़े होते हैं। जैसे ही कार रुकती हैं, दो नौकरानियाँ उसके पास में आती हैं। वो नौकरानियों के साथ में हवेली के अंदर प्रवेश करती हैं। उसके बाद में जैसे ही वो हवेली के एक कक्ष में प्रवेश करती हैं, एक हॉल था जहाँ पर उसकी सास भी बैठी हुई थी। वो जाकर उनके पैर छूती हैं और उनसे पूछती हैं कि मामा साहब की तबीयत कैसी है। वो कहती हैं कि जो प्रॉफिट्स हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि 2 दिन थोड़ा सा टफ टाइम है, डिफ़िकल्ट टाइम है, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कंट्रोल में हो जाएगी स्थिति। भगवत सिंह जी की पत्नी भी उससे पूछती हैं हवेली के बारे में कि हवेली के बारे में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। उसी बीच में वो ये भी पूछती हैं कि तुम इतना तो ध्यान रखते हो ना कि ख्याली नौकरों की रोटी पर ज़्यादा घी नहीं लगाता है। अब देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि उसको अपने नौकरों पर इतना विश्वास नहीं था। और वो ये भी कहती हैं कि हम ख्याली पर इस प्रकार से विश्वास नहीं करते हैं। पास में एक और औरत बैठी थी, वो बोलती कि हाँ कौरानी साहब, नौकरों पर इस तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें भी यहाँ पर चलती रहती हैं। गीता को ऐसा विश्वास हुआ कि उसके मामा ससुर जो थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। और वो बातों में सब पूछ बैठती हैं कि मामा साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है ना। तो पास में से एक औरत उसे टल्ला मारते हुए कहती है कि तुम्हें इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए यहाँ पर। तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसके मामा ससुर इतने बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से बीमार नहीं थे, लेकिन फिर भी सारे रिश्तेदार वहाँ पर इकट्ठे हो रखे थे। अब यहाँ पर कुछ न्यू कैरेक्टर्स और इंट्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके सारे सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी हैं सब वहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। तभी अचानक से उसे आवाज़ आती है, अरे तुम कब आई? अब मेरी तो बुढ़ापे की आंखें हैं, दिखना भी कम हो गए हैं। अब ये नंदू भुआसा जी की आवाज़ थी। नंदू भुआसा भगवत सिंह जी की बहन है, जो कि पतली दुबली है लेकिन कठोर दिखने वाली है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड वीमन है। उसके पति की डेथ 2 साल पहले हुई थी। अपने पति की डेथ के बाद में वो ग्रे कलर के कपड़े ही पहनती है। उससे पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनना, गहने पहनना, इनकी काफ़ी शौकीन हुआ करती थी। वो पूछती हैं, बीननी जी, मुझे आप अपने हाथ का खाना कब खिलाओगे? मतलब आप घर पे कब बुला रहे हो? उन्होंने गीता के मुंह पर से साड़ी को थोड़ा सा हटा करके उससे बात करना शुरू किया और उसने कहती, अरे तुम तो काली हो गई। किस तरीके से काली हो गई? तुम्हें क्या वहाँ पर हवेली के अंदर इतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं क्या? ये सब वो कई प्रकार की बातें उनके बीच में चलती रहती हैं। अब अचानक ही नंदू बुआ उसे अपने थोड़े पास में बुला करके पूछती हैं, अरे मैंने सुना है कि तुम सीता को स्कूल भेजने के बारे में डिसाइड कर चुकी हो। अब इस बात को भगवत सिंह जी की पत्नी सुन लेती हैं और वो कहती हैं कि ये कौन होती हैं हवेली के अंदर ये डिसाइड करने वाली कि वो एक नौकरानी की बेटी स्कूल जाएगी नहीं जाएगी? तो नंदू बुआ कहती हैं कि ये बात डिसाइड इसने नहीं, आपके हस्बैंड ने और गीता ने मिलकर के ये डिसीजन लिया है। ये सब बातें चल रही थी। तो एक और कैरेक्टर होती हैं यहाँ पर मांझी बुआ साहब। मांझी बुआ साहब देखती हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो गीता से कहती हैं, हालांकि वो भी एज्ड हैं, लगभग 60 साल की हो चुकी हैं, लेकिन गीता से कहती हैं कि बीननी जी अपन तो ऊपर टेरेस पे चलते हैं। और दोनों वहाँ से उठ करके टेरेस पे आ जाती हैं। टेरेस पे आकर के उनके बीच में बातें चलती रहती हैं कि हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम ये बहुत अच्छा डिसीजन ले रही हो कि एक नौकरानी की बेटी को और लड़की को भी एजुकेशन मिले। ठीक है, फिर अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं
कि जब मैं ओनली 14 ईयर्स की थी, जब मैं मात्र 14 साल की थी, तब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। और उसके बाद में मुझे पता है कि लाइफ में किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए मैंने जिया है। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो शायद मेरी डिफ़िकल्टीज़ बहुत आसान हो जाती, बहुत कम हो जाती, राइट। शिक्षा एक ऐसी है जो कि इंसान को इंडिपेंडेंट बना देती है, आत्मनिर्भर बना देती है, और कई तरीके के उसके सामने ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब मेरे सामने दिक्कत यह है कि मेरे सामने ऑप्शंस नहीं रहे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। इस प्रकार की कई प्रकार की बातें उन दोनों के बीच में चलती रहती हैं। गीता इस बात पर पूछती हैं कि भुआ साहब, आपने अपनी लाइफ का इतना लॉन्ग टर्म किस तरीके से बिताया। तो वो बताते हैं कि देखो, विधवा होने पर सभी लोग उसके प्रति कंपैशनेट हो जाते हैं और उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं, लेकिन लाइफ को जीने के लिए किसी न किसी प्रकार का एक सहारा चाहिए होता है। अब मेरे पास में सहारा क्या बन गया, जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उसी के कुछ समय बाद में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के जो भाई थे उनकी भी वाइफ की डेथ हो गई। अब उनके 2 बच्चे थे और उन 2 बच्चों के अंदर ही, उन 2 बच्चों की देख रेख करने में ही मैंने अपनी सारी लाइफ को डेडिकेट कर दिया, और उन 2 बच्चों के सहारे ही मैंने अपना सारा जीवन जिया। लेकिन समस्याओं से भरा हुआ जीवन रहता है। एक विधवा का जीवन इतना आसान नहीं होता है। वो त्यौहार में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, अच्छे अवसरों पे नहीं जा सकते हैं, कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं। ये कई प्रकार की बातें वो बताती हैं। तभी भगवत सिंह जी की पत्नी भी वहाँ पर आती हैं और वो कहती हैं, अरे तुमने मेरे को तो बताया नहीं, दोनों ऊपर आ गई। तो मांझी बुआ सा कहती हैं कि भाभी साहब, हमारी वहाँ पर थोड़ी सी घुटन सी हो रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर खुली हवा के अंदर आ गए। भगवत सिंह जी की पत्नी कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुमने ये बात बता दी होगी कि एक औरत की लाइफ आफ्टर मैरिज, उसका पूरा लाइफ जो होता है अपने हस्बैंड को और अपने हस्बैंड के घर वालों को और अपने बड़ों को ही समर्पित करना होता है। पूरे डेडिकेशन के साथ में उसे जीना होता है, तो ही उसकी लाइफ जो होती है एक सक्सेसफुल तरीके से रह पाती है। ऐसे बड़ों की बात को मान लेना ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। अब सीता के स्कूल भेजने की बात को ही ले लो, विशेषकर अब जब वो बड़ी हो रही है, इसे समझते बीननी जी को ही होगी, क्योंकि हमने तो अपनी लाइफ जी ली है, हम तो कितने दिनों के रहे हैं। लेकिन जब अगर वो लड़की एक नौकरानी की बेटी है और अगर वो एजुकेटेड हो जाएगी, तो भला वो झाड़ू पोछे वगैरह काम क्यों करेगी? वो तो कहीं ना कहीं किसी तरीके की जॉब करेगी ना, तो पर एज ए नौकर वो वर्क नहीं करेगी, तो समस्याएं बीननी जी के लिए खड़ी होगी। तो ये सब बातें सोच समझ करके इनको डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा वो कहती हैं। इस बात पर मांझी बुआ साहब कहती हैं कि भाभी साहब, अब इसे क्षमा भी कर दो, जो हो गया शो हो गया, देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ये कह करके वहाँ से अंदर चली जाती है। धीरे धीरे अब सभी लोग वापस जा रहे थे, रिटर्न हो रहे थे, सभी मेहमान जो भी आए हुए थे सब वहाँ से चले जाते हैं। अल्टीमेटली वहाँ पर बचते हैं नंदू बुआ साहब, मांझी बुआ साहब और भगवत सिंह जी की पत्नी। डिसीजन पर आते हैं कि भाई अब बंटवारा किस तरीके से किया जाए। तो भगवत सिंह जी की पत्नी कहती हैं कि भाई देखो, उनकी पहली पत्नी के 1 बेटा है और दूसरी के 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटों को, पहली पत्नी के 1 बेटे को आधा हिस्सा और दूसरी पत्नी के दोनों बेटों को आधा हिस्सा बराबर हिस्से में बांट दिया जाए। इस प्रकार से पहले के समय में डिस्ट्रीब्यूशंस होते थे। और ये सब डिसीजन हो जाने के बाद में वो भी वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। चैप्टर 4। भगवत सिंह जी की पत्नी और गीता घर आ गई हैं। रास्ते में उनकी कोई बात नहीं हुई थी। कंवरानी साहब ने इस बात पर नाराज़गी जताई कि उनकी अनुपस्थिति में उसने अपने ससुर से बात की। पारी ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, तो उन्होंने निश्चय किया कि इस बात पर विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि सीता को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना है। कंवरानी साहब ने सोचा कि अपने पति को समझाने का सबसे अच्छा साधन है उनका अकाउंटेंट यानी कि मुनीम जी। वह अपने पति को विश्वास दिलाती हैं कि आपको इस बारे में एक बार मुनीम जी से ज़रूर बात करनी चाहिए। 2 दिन बाद जब अकाउंटेंट ने हवेली का काम पूरा कर लिया, उसके बाद में भगवत सिंह जी की बात को सुन रहे थे। भगवत सिंह जी ने उनसे कहा कि सीता के लिए कोई अच्छा सा स्कूल ढूंढो। मुनीम जी ने पोलाइटली कहा कि सीता को स्कूल भेजने पर अन्य नौकर क्या सोचेंगे कि उनके बच्चों को तो स्कूल नहीं भेज रहे हैं, सीता को ही क्यों। परंतु भगवत सिंह जी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि सब बच्चों को अच्छी तरह से देखरेख की जा रही है, उनको ज़मीन दे दी गई है, वो अपना कार्य करके अपना पेट पालन कर सकते हैं। फाइनली उन्होंने एक ट्रस्ट में चलने वाली स्कूल ढूंढी जहाँ पर फीस भी कम लगती थी। वहाँ पर उन्होंने सीता का एडमिशन करवा दिया।
लेकिन भगवत सिंह जी की पत्नी अभी भी रेडी नहीं थी कि वो उसको स्कूल भेज दें। वो परिवार के पंडितों से पूछती हैं कि शुभ मुहूर्त कब हैं ताकि उसको स्कूल में भेजा जाए, और इस प्रकार से उन्होंने 1 सप्ताह और निकाल दिया। उसके स्कूल जाने के पहले दिन माता सरस्वती की पूजा की गई। उस पूजा में कई सारे लोग इकट्ठे हुए, लेकिन सीता अब भी सो रही थी। चंपा वहाँ पर चिल्लाते हुए आती हैं कि तुम जल्दी उठो, तुम्हें स्कूल जाना है, तैयार होना है, और उसके चेहरे पर ठंडे पानी का छिड़काव करके उसे उठाती हैं। सीता बड़े ही भोलेपन से पूछती हैं, भाई क्या वहाँ पर टीचर्स मुझे पीटेंगे? उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर चंपा ने उसे स्कूल के लिए तैयार किया, उसका मुंह धोया, उसके बालों में तेल लगाया और उसके बालों को संवारा। सीता के मन में स्कूल के बारे में कई विचार आ रहे थे और उसके इन सभी सवालों का जवाब विजय बाईसा देती हैं। वो उसे यह भी बताती हैं कि वो स्कूल से वापस कब लौट करके आएंगे। धापू भी वहाँ पर आ गई थी। वह भी सीता से जल्दी तैयार होने को कह रही थी। गंगा ने बिन्नी जी पर दोष लगाया कि सीता इतनी दुखी लग रही है और उसकी जिम्मेदार वो थी। गीता इस बात से नाराज हो जाती हैं। वह कहती हैं कि उसकी माँ नहीं है, इसलिए उसे ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। स्कूल जाने से पहले उनका टिफ़िन रेडी हो गया था। उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने प्रार्थना की और उसके बाद में वो स्कूल के लिए रवाना हुई। जब दोनों लड़कियां चली गई तो हवेली बिल्कुल खाली खाली सी लग रही थी। नौकरानियां वहां पर बैठकर कई प्रकार की बातें बना रही थी। भगवत सिंह जी की पत्नी पूजा करते हुए स्त्रियों की बातें सुन रही थी। वो पूजा समाप्त करके वह भी बराबरी में आ जाती हैं और कहती हैं, नौकर सदा नौकर ही रहेंगे। हम उसके ऊपर धन खर्च कर रहे हैं, उसके कपड़ों पर, उसकी फीस आदि पर, तो तुम हमें दोष लगा रहे हो। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे कुछ सवाल पूछे। पारी उठ करके उनके पीछे की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि वह जानती थी कि इस समय पर उनके साथ होना ही अच्छा रहेगा। चैप्टर 5। मालकिन के कठोर शब्दों को सुनकर वहाँ पर एक सन्नाटा सा छा गया था। सभी लोग थोड़े डरे हुए थे। तभी वहाँ पर कांता, जो कि भगवत सिंह जी की विधवा भतीजी हैं, वहाँ पर आती हैं। सभी उसके स्वागत की तैयारियां करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। भगवत सिंह जी की पत्नी भी वहाँ से उठती हैं, अपना सिर साड़ी से ढकती हैं और कांता का स्वागत करती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। नौकरानियाँ उनके लिए स्पेशल डिश बनाने के लिए चली जाती हैं। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद में भगवत सिंह जी की पत्नी उनसे पूछती हैं कि बाईसा, तुम्हारी सास की तबीयत कैसी है? उसके बाद में वे सिटिंग रूम में चले जाते हैं और एक दूसरे से बातें शुरू हो जाती हैं। कांता बताती हैं कि उनकी सास अपना अधिकतम टाइम मंदिर में ही बिताती हैं। भगवत सिंह जी की पत्नी कहती हैं तब तो वो अपना काफ़ी सारा धन इसमें खर्च कर देती होगी। जब ये बातें हो रही थी, उनकी डिस्कशन में पारी के कारण डिस्टर्बेंस हो जाता है। वह स्टोर रूम की चाबी लेने के लिए आई थी। गोकुल भी बड़ा परेशान था क्योंकि हवेली में दूध कम था। भगवत सिंह जी की पत्नी कांता से खाना खाने को कहती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मैं पहले गीता से मिल करके आऊँगी। गीता अपने रूम में बैठकर एक बुक पढ़ रही थी। जैसे ही उसने कांता को अपने रूम में देखा, वो अचानक से खड़ी होती हैं और उसका स्वागत करती हैं। कांता गीता से कहती हैं, बिन्नी जी, आप इन नौकरों पर अच्छी तरह से निगरानी नहीं रखती हो। ये सब बिगड़ रहे हैं, सही से काम नहीं करते हैं। गीता ने कहा कि सब नौकर उससे नाराज़ हैं क्योंकि सीता स्कूल पढ़ने जा रही है। कांता ने कहा कि आप ठीक कह रही हो, मेरी नौकरानी भी मुझसे नाराज़ सी थी, स्पेशली जब मैं विधवा हुई थी। फिर उसने गीता को अपनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया और अपने परिवार के बारे में, अपनी माँ के बारे में और अपनी भाभीसा के बारे में भी उसने सब कुछ बताया। इन सब को सुन करके गीता को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वह कहती हैं कि हमें सब कुछ अपने भाग्य पे नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें अपने भाई से अपने हिस्से का धन मांग लेना चाहिए। लेकिन वो कुछ नहीं कहती हैं, धीरे से उठती हैं और नीचे आ जाती हैं। गीता भी उसके पीछे पीछे नीचे आ जाती हैं। सीता और विजय बाईसा बरामदे के पास में बैठी हुई थी, जहाँ पर अपनी बुक्स को देख रही थी। विजय उसे वर्णमाला के अक्षर पढ़ना सिखा रही थी। गीता ने उससे पूछा, क्या तुम्हें टीचर्स ने पीटा? उसने कहा, नहीं हुकुम। फिर उसने पूछा कि स्कूल में उसने किसी ने परेशान तो नहीं किया? अजय सिंह 10 दिन के बाद दिल्ली से वापस लौट रहा था। सभी को बहुत खुशी हो रही थी और उनके लिए स्पेशल खाने का भी आयोजन किया गया था। सबसे पहले वो अपने माता पिता के कमरे में जाता है, आशीर्वाद लेता है और कांता से मिलता है। उसके बाद में वो अपने वाइफ के कमरे में चला जाता है। गीता को पता नहीं चलता है कि अजय सिंह उसके कमरे में आ चुका है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, गीता, मुझे तुम पे बहुत गर्व है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गीता कहती हैं कि अच्छा, तो आपने पारी के ऊपर मेरी जीत की सारी बातें सुन ली हैं। अजय सिंह कहता है
कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने एक नई परंपरा को शुरू किया और हवेली में नए विचारों का संचार किया। गीता कहती हैं कि ये सब इतना आसान नहीं है, इसके अंदर काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा। फिर वो उससे पूछती हैं कि दिल्ली का सफ़र कैसा रहा और वहाँ पर क्या हुआ। अजय सिंह इस बात को टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उससे पूछती हैं और अल्टीमेटली वो बताता है कि उसे उदयपुर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के रूप में चुना गया है और अब वो उदयपुर में ही रहेगा। इस बात से उसे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से उसे कन्विंस कर लेता है। चैप्टर 6। सीता को स्कूल जाते हुए 3 महीने बीत चुके हैं। सभी नौकरानियों ने देखा कि अब उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं। अब वह झाड़ू लगाने या बर्तन धोने में आनाकानी नहीं करती हैं। वह स्कूल जाने के लिए भी खुद तैयार हो जाती हैं और उसके अंदर कई तरीके के चेंजेस आ गए हैं। वह विजय की पुरानी फ्रॉक भी पहन लेती हैं। बाकी नौकरों के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं और उसे छोटी मालकिन कह करके पुकारते हैं, लेकिन वो उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती हैं। उसके टीचर्स तथा स्कूल की और लड़कियां उसके प्रति काफ़ी दया का व्यवहार रखती हैं, क्योंकि वे सब जानते हैं कि वो एक गरीब लड़की हैं। जब वो कार से उतरती थी तो लड़कियां उसे घेर लेती थी। 3 महीने में सीता ये समझ चुकी थी कि उसे बाकी लड़कियों से ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पर मिल रहा था। सीता के लिए ये दिन बहुत ही तीव्रता से निकल रहे थे और गर्मियों की छुट्टियाँ पास में थी। गर्मियों के दिन शुरू हो गए। हवेली की दिनचर्या भी बदल चुकी थी। आराम करने और कार्य करने का दृष्टिकोण भी बदल चुका था। गर्मी इतनी हो गई थी कि बाहर नहीं जाया जा सकता था। एक दिन सीता हवेली के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वह कच्चा आम चूस रही थी। विजय उसके पास में आती हैं। सीता कहती हैं, विजय स्कूल वापस कब खुलेंगे? विजय उसकी बात को टालने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो फिर पूछती हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती हैं कि तुम्हें कुछ आता तो है नहीं, तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है और तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है, तुम झूठ बोलती हो। सीता इस बात से दुखी हो जाती हैं, उसके हृदय को ठेस पहुंचती हैं, लेकिन वो किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करती हैं। उसके बाद में वो दोनों वहाँ से घर की तरफ निकलती हैं। विजय बाईसा जब अकेले हॉल में प्रवेश करती हैं तो कवरानीसा उससे पूछती हैं कि सीता कहाँ पर है। वो उसे झूठ बोलती हैं और कहती हैं कि वो मुँह धोने के लिए गई हैं। पारी इस पर कहती हैं कि बेटा, हम सब समझते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, अभी आम का सीज़न चल रहा है, वो आम खाने के लिए रुक गई हैं। वे दोनों समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं कहती हैं। पारी सीता के लिए विजय बाईसा की कुछ पुरानी फ्रॉक्स मांगती हैं। कवरानीसा भी रियलाइज़ करती हैं और अपनी पुत्रवधू पर प्राउड फील करती हैं। उसके विचार बहुत ही ऊंचे हैं और प्रगतिशील हैं। दोनों ऐसा महसूस करते हैं और कहती हैं कि सीता को स्कूल भेजने का विचार ठीक रहा। चैप्टर 7। आज स्कूल का लास्ट डे था, इसलिए सीता और विजय बाईसा दोनों रोजाना की अपेक्षा जल्दी उठ करके रसोई में आ जाती हैं। ख्याली अच्छे मूड में था। उसने दोनों के लिए दूध का गिलास तैयार किया। विक्रम को लेकर धापू बरामदे में बैठी हुई थी। गंगाराम ने ख्याली को कुछ पैसे देते हुए कहा कि इन पैसों से कुछ सब्जी खरीद लाना। तभी उसने अचानक से सीता के टिफ़िन में सूखी रोटी देखी और उस पर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि इन रोटियों कोई कैसे खा सकता है। अब इस बात को मालकिन भी सुन लेती हैं। वो भी आकर ख्याली को डांटती हैं कि इन सूखी रोटियों को कोई कैसे खाएगा। तो ख्याली कहता है कि मालकिन, आप इस बात के लिए तो सीता से ही पूछ ले कि मैं उसके लिए क्या भेजता हूँ। तो सीता स्पष्ट करती हैं वो रोटी के साथ में सब्जी और कभी कभी बूरा भी लेकर के जाती हैं। लेकिन कल उनके स्कूल में लंच के टाइम पर एक बूढ़ी औरत आई थी। उसने कुछ पूड़ियाँ दी तो उसने वो सब्जी पूड़ियों के साथ में खा ली, इसलिए रोटियाँ वापस आ गई थी। ख्याली ने दोनों लड़कियों को दूध का गिलास सौंपा। दोनों अपना दूध पी करके वहाँ से रवाना हो जाती हैं। ख्याली अपने मन में सोच रहा था कि सबको ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ गलत करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि सारा घर इसके चारों तरफ घूम रहा हो। बाकी बच्चों की तो कोई चिंता ही नहीं करता है। अब इस बात को मालकिन सुन लेती हैं। वो कहती हैं कि हमने तुम्हें ज़मीन दे रखी है, तुम उसके अंदर अच्छी खेती करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हो और तुम्हें अपने बच्चों की तुलना सीता से नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि तुम तो दूसरों को ब्याज पर पैसा भी देते हो। गीता ने गर्मियों के समय में एक और अभियान शुरू कर दिया था। उसने पहले तो नौकरानियों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद में उसने नौकरानियों के भी क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। जब ख्याली और धापू के बीच में बातें चल रही थी, तभी कोई दरवाजे को खटखटाता है। मांझी और कांता बाईसा अपने बेटों के साथ में वहाँ पर आई थी। वो ये एडवाइस लेने के लिए आई थी कि उनके बड़े बेटे की तो ग्रेजुएशन हो चुकी हैं
और छोटे बेटे की स्कूलिंग पूरी हो चुकी है, तो उन्हें आगे किस प्रकार से एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए इसके लिए सलाह लेने के लिए आई थी। जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि भगवत सिंह जी की पत्नी एक थाली के अंदर चावल साफ कर रही थी। कांता उसके पास में जाती हैं और कहती हैं कि आप ये काम करके अपनी आंखों पे क्यों जोर डालती हो, और उनसे थाली लेकर के खुद साफ करने लग जाती हैं। फिर तीनों स्त्रियां गीता के द्वारा चलाए जाने वाली क्लासेस के बारे में बात करती हैं। कंवरानिसा गीता से थोड़ी नाराज़ थी, इसलिए वो कहती हैं कि आजकल मुझे तो पता ही नहीं है कि हवेली में क्या चल रहा है, लेकिन माँ जी कहती हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो कंवरानिसा कहती हैं कि क्या अच्छा हो रहा है, हवेली के लिए कितनी कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं, आने वाले भविष्य में नौकरानियाँ तो कक्षाओं में कहानियाँ सुनेगी और हम लोग रोटी सेकेंगे। कांता इस बात को टालने के लिए अजय सिंह के बारे में पूछती हैं कि भाभी साहब, मैंने सुना है अजय सिंह को दिल्ली के अंदर एक अच्छी पोस्ट मिली है। वो गर्व से कहती हैं कि हाँ, तुमने सही सुना है। जब ये सब बातें चल रही थी तभी गीता नीचे आती हैं, तो कंवरानिसा कहती हैं कि इस विषय में तुम गीता से ही क्यों नहीं पूछ लेती हो। गीता वहाँ आकर चुपचाप बैठ जाती हैं। कांताबाईसा गीता से कहती हैं कि मेरे 2 लड़के हैं, एक ने तो ग्रेजुएशन कर ली है और दूसरे की स्कूलिंग पूरी हुई है, क्या अब तुम इन्हें अपनी राय दोगी कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। गीता कंवरानिसा के सामने चुप रहती हैं, वो कुछ नहीं कहती हैं। दोनों स्त्रियां वहाँ से खड़ी होती हैं और वहाँ से बाहर चली जाती हैं। उसी समय विजयबाईसा वहाँ पर आती हैं और बोलती हैं, बड़ी बाबा साहब, मैं कक्षा में फर्स्ट आई हूँ, आज हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। वह बहुत खुश थी। भगवत सिंह जी पत्नी कहती हैं कि तुम्हें घर के कामकाज भी कुछ सीख लेने चाहिए, अन्यथा तुम भी अपनी माँ की जैसी ही बन जाओगी। विजयबाईसा ने यह भी बताया कि आज स्कूल में एक बूढ़ी स्त्री आई थी जो सीता को कुछ लड्डू और चूड़ियाँ दे करके गई थी। सभी लोग चुप थे। धापू कहती हैं कि वो कोई नौकरानी ही होगी जो कि हवेली में काम प्राप्त करने की चाहत रखती हैं। कुछ समय बाद में सबके लिए खाना लगा दिया जाता है। पुरुष एक जगह पर बैठ कर के खाना खाते हैं। कांताबाईसा और मांझी बाईसा घर की पुत्रियां थीं, इसलिए वो भी उनके साथ में बैठ जाती हैं। बाकी स्त्रियां रसोई घर में चली जाती हैं। भगवत सिंह जी खाना खाते समय कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मेरी पुत्रवधू बहुत समझदार हैं और वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और आगे कहते हैं कि अगर उसे इस कार्य में किसी भी प्रकार की सहायता हो तो बेझिझक मुझसे पूछ ले। चैप्टर 8। गीता की क्लासेस हवेली में सुचारू रूप से चल रही थी। एक दिन सुबह गोकुल जी का भतीजा, जिसका नाम रवि है, जो कि उम्र में छोटा है, वह हवेली में रहने के लिए आ गया। गीता ने उसका चेहरा देखा तो वो उसे नहीं जानती थी। गीता के लिए उसका चेहरा अनजान था। वह लड़का अपने घर पर बनाई हुई वायलिन पर कई प्रकार की धुनें निकालता था। गीता ने धापू से पूछा कि ये कौन है, तो उसने बताया कि ये गोकुल जी के छोटे भाई का बेटा है। इसके माँ और बाबा दोनों की डेथ हो चुकी है, इसलिए वह इसे यहाँ पर हवेली में ही ले आए हैं। मालकिन ने इसे एक्सेप्ट कर लिए हैं। कुछ देर के बाद सब बच्चे मकान के पीछे भाग गए, लेकिन वो वहीं पर बैठा रहा। गीता उसके पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि क्या तुम कभी शहर गए हो। उसने कहा, नहीं हुक्म। गीता ने उससे पूछा कि तुम गांव में क्या करते हो, तो वह बताता है कि वह दूध निकालने में, वह गाय का दूध निकालने में, उनका गोबर इकट्ठा करने में और उन्हें जंगल में चराने ले जाता है। मेरी माँ मुझे स्कूल भेजना चाहती थी। गीता को उसके प्रति बहुत सहानुभूति होती है। वह उससे कहती हैं कि यदि तुम सीखना चाहते हो तो तुम मेरे पास में यहाँ पर आ सकते हो। वह लड़का दूसरे दिन से गीता के पास में पढ़ने के लिए आने लगा। 2 दिन के बाद बाकी नौकरों के बच्चे भी वहाँ पर आकर के बैठने लगे और सीखने लगे। धीरे धीरे ये क्लासेस ग्रो करने लगी और यहाँ तक कि वहाँ के नौकर और नौकरानियाँ सभी वहाँ पर गीता की क्लासेस में आकर के बैठने लगे। इस प्रकार से अब गीता की क्लासेस सुचारू रूप से चल रही थी। मालकिन इन कक्षाओं को दया भाव से देखती थी। उन्होंने पारी से कहा, बीननी जी अपना मन बहला लें, क्योंकि ये उत्साह उनका कुछ दिनों तक ही चलने वाला है और ये क्लासेस जल्दी ही बंद हो जाएगी। पहले तो वे सब उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जीवन निवास की नौकरानियाँ भी उनकी कक्षाओं में धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगी। कक्षाएं बड़े शानदार तरीके से चल रही थी। मालकिन ने भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, क्योंकि वो हवेली की किसी काम में अड़चन पैदा नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक दिन दोपहर में पड़ोस की कुछ कार्यशील महिलाएं वहां पर आती हैं और इन क्लासेस के बारे में ऑब्जेक्शन उठाती हैं। वह कहती हैं कि उनकी नौकरानियां अब दिन भर यहां पर रहती हैं और वो कामकाज भी सही तरीके से नहीं करती हैं। कंवरानिसा ने इस बात को ध्यान से सुना, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने इस बात को नकार दिया।
लगभग 3 महीने बीत गए। अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, नंदू, माझी और कांताबाई साहब वहाँ पर दरवाजे पर बिना कुछ कहे ही अंदर प्रवेश करती हैं। गीता और भगवत सिंह जी की पत्नी तैयार नहीं थी। वे दोनों एकदम से उठती हैं। गीता उनके पैर छूती हैं। वे तनकर तथा गंभीर मुद्रा में बैठ जाती हैं। वे गीता की तरफ घूर कर देखते हुए भगवत सिंह जी की पत्नी से कहती हैं, काकी साहब, हमें आपसे कुछ गंभीर बात करनी है। वह बहुत ही गुस्से में दिख रही थी। भगवत सिंह जी की पत्नी ने सोचा कि शायद इनकी अपनी खुद की प्रॉब्लम होगी, लेकिन उन्होंने गीता की क्लासेस पर ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कहा कि अब नौकरानियां सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती हैं और इसकी जिम्मेदार गीता है। भगवत सिंह जी की पत्नी गुस्सा आता है। वो मांझी से कहती हैं कि जब कक्षाएं शुरू हुई थी तब तो तुम उसकी बहुत प्रशंसा कर रही थी और आज स्वयं ही शिकायत लेकर के आ गई हो। लेकिन भगवत सिंह जी की पत्नी ने अपने आप को शर्मसार भी महसूस किया। उसने सोचा कि आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने हवेली पर किसी प्रकार से उंगली उठाई हो। गीता भी क्रोध से कांप रही थी। यह बात सच नहीं थी कि इन कक्षाओं के कारण उनकी नौकरानियों के काम में किसी प्रकार की बाधा आ रही थी। चैप्टर 9। उस रात को गीता सही तरीके से सो नहीं पाई, इसलिए सुबह थोड़ा लेट उठती हैं। धापू उसके पास में आकर बोलती हैं, बीननी जी, आज तो आप लेट हो गए उठने में, और वहीं पर बैठ जाती हैं। गीता अब भी कल रात की बातों को ही सोच रही थी। वह सोच रही थी कि उसने अपनी सास को इतनी उत्तेजना में बोलते हुए कभी नहीं देखा है। वो बहुत ही चिंतित थी, लेकिन उन्होंने नंदू की चेतावनी को गंभीरता से सामना किया और गीता के मन में उनके प्रति आभार की भावना आई। वह समझ गई थी कि उनकी सास के लिए जीवन निवास का नाम ही सबसे महत्वपूर्ण था। उसे फील हुआ कि अब इन कक्षाओं को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, मैं कल से ही क्लासेस बंद कर दूंगी। यह पहली बार ऐसा हुआ था कि गीता के मन में हवेली और परंपराओं के बारे में विचार आने लगे थे और वह चाहती थी कि अब उनके बच्चे भी इसी प्रकार के प्रेम और परंपराओं के साथ में इस वातावरण में पले बढ़े। यहाँ के नौकर नौकरानियाँ गीता की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करती थी। हालांकि उन्हें पेमेंट कम मिलता था, लेकिन फिर भी वो खुश रहती थी। जब गीता के मन में ये सब विचार चल रहे थे, तभी धापू बोलती हैं और उसने जो ख्याली से पैसे लिए थे उनके बारे में भी बताती हैं। गीता उससे कहती हैं कि मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगी, लेकिन इस बात से वो सहमत नहीं होती हैं क्योंकि बाकी नौकरों के भी उधार के पैसे थे और ख्याली ब्याज पर भी भारी ब्याज लगाता था। फिर धापू ने अपनी बात को बदल दिया और गीता से कहती हैं कि सर जो बता रही थी कि जोधपुर में चोरों का एक दल आ गए हैं, वे लोगों के घरों में से चोरी नहीं करते हैं, केवल बच्चों का अपहरण करते हैं। उसका विचार है कि जिस औरत ने सीता को लड्डू दिए थे वो भी उसी दल से हैं। तो गीता कहती हैं, भाई साहब, तुम इस औरत के रहस्य का पता लगाओ क्योंकि तुम ही अन्य लोगों के रहस्य पता लगाने में माहिर हो। गीता उसे चिढ़ाते हुए ऐसा कहती हैं। धापू तुरंत समझ जाती हैं, फिर से अपनी बात को चेंज कर देती हैं। अचानक पारी और कंवरानी सा वहाँ पर आती हैं। गीता खड़ी होती हैं, उनके पैर छूती हैं। कंवरानी सा गीता को उसकी तबीयत के बारे में पूछती हैं। फिर उन्होंने गीता से कहा कि नंदू बुआ सा ने जो कुछ भी कहा उन सबको लेकर के तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गीता ने अपने कार्य पे पछतावा प्रकट करते हुए कहा कि भाभी, ये वास्तव में मेरी गलती थी, मुझे ये क्लासेस बंद कर देनी चाहिए। वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ मत करना। अगर तुम्हारे ससुर जी ने आज्ञा दे दी हैं तो तुम इन क्लासेस को चलाती रहो। फिर भगवत सिंह जी की पत्नी कहती हैं कि तुमने मुझे ये बात नहीं बताई कि अजय सिंह की दिल्ली में अच्छी पोस्टिंग हो गई थी और उसने वहाँ पर जाने के लिए मना कर दिया। तो वो कहती हैं कि अगर उसे दिल्ली जाना था तो तुम्हें हमें कह देना चाहिए था। गीता को अचानक से रोना आ जाता है। उसे महसूस होता है कि वो उनसे बहुत प्रेम करती हैं। यहाँ पर अपना सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, आपको ये नरेशन कैसा लग रहा है ये आप मुझे ज़रूर बताएं, सो दैट मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए सेक्शन 3 भी प्रिपेयर करूँ। थैंक्स।